हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी आपके चैनल काबिल बना दो बीस फिजिकल लर्निंग एंड शेयरिंग। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वह है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 चैप्टर सेकेंड वन्य एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में बेहतरीन तरीके से एक शॉर्ट नोट्स तैयार कराऊंगा दोस्तों। तो आइए बात करते हैं हम लोग। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 फर्स्ट चैप्टर का, जो कि संसाधन का था, संसाधन विकास का था, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने उसको समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ उसे आप ज़रूर देखें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम काबिल बना दो बीस फिजिकल, आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो अच्छे से देख सकें। आइए हम लोग बात करते हैं अब कि वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के सेकेंड चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन। मैं आपको पूरा नॉलेज पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। इससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। हमने लिखा हुआ है वन, ठीक है, वन वन तो सभी को समझ में आता होगा, लेकिन वन्य जीव लिखा हुआ है उसके आगे, वन्य जीव लिखा हुआ है, मतलब ये कि वन में रहने वाले जीव जंतु या पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतु को ही वन्य जीवन या वन्य जीव कहा जाता है। तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो है वन्य जीवन या वन्य जीव संसाधन किसे कहते हैं। उसके आगे संसाधन लिखा है। संसाधन में हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि संसाधन अगर किसी को कहते हैं तो वो पर्यावरण में जो कुछ भी मौजूद है, ठीक है, चाहे वो मानवकृत हो, चाहे वो मानवकृत हो या प्राकृतिक हो, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे संसाधन अगर देखा जाए तो मानवकृत प्लस प्राकृतिक, चाहे कोई भी संसाधन हो, चाहे मानवकृत हो या प्राकृतिक हो, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक जो है वो है वन्य जीव संसाधन, मतलब कि वन और वन्य जीव संसाधन, जो वन हैं और उनके वन्य जीव जो हैं उनसे, उन संसाधनों से हमें क्या बेनिफिट होता है, यानी मानव समाज को क्या बेनिफिट होता है, और हमारी जैव विविधता कैसे बनी रहती है, पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बना रहता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं जैव विविधता की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल तरीका बस इतना ही है, ऐसे समझिए कि आप रट्टा मत मारिए, पहले समझ लेते हैं। जैव मतलब होता है जीव जंतु, जैव मतलब होता है जीव जंतु, ठीक है, जैव मतलब जीव जंतु, और विविधता मतलब विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ, ठीक है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ। तो सिंपल है कि जैव विविधता यानी जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जीव जंतुओं की पाए जाने वाली एक स्थान पे ही उसको जैव विविधता कहते हैं। ये तो अपनी पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा परिभाषा भी देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि जैव विविधता में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ प्लस जीव जंतु और सूक्ष्म जीव के समूह को जैव विविधता कहते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई वनस्पति है, यहाँ पे कोई वनस्पति है, समथिंग कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे वनस्पति, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ जीव है, ठीक है, यहाँ पे कुछ जीव मान लेते हैं, ऐसे समथिंग मान लेते हैं, यहाँ पे कोई जीव है, उसके साथ साथ और कोई जीव है, ठीक है, यहाँ पे कुछ जीव से मान लेते हैं समथिंग, और कुछ कीटाणु, जीवाणु, विषाणु ये सब मान लेते हैं जो सूक्ष्म जीव में आते हैं। तो ये पूरा जो ये एक एरिया है, इस एरिया में जितनी प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं प्लस छोटे जीव हैं, उन सब को मिलाकर एक जैव विविधता का निर्माण होता है, उसे जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा।
जैव विविधता मतलब पॉइंट को समझिए, जैव लिखा है, जैव मतलब जीव जंतु प्लस वनस्पतियाँ, विविधता मतलब विभिन्न प्रकार की, जिसमें विभिन्न प्रकार की जैव समुदाय में वनस्पतियाँ, जीव जंतु आदि पाए जाते हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं। इसके बाद प्राकृतिक परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम इसको कहते हैं। तो अगर इसको समझे, इकोसिस्टम को समझे, तो इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, इकोसिस्टम क्या है, अगर इसको समझें तो बहुत ही बेहतरीन इकोसिस्टम्स इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इकोसिस्टम इतना समझिए कि जीवों, ठीक है, प्लस पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध की ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। सिंपल तरीका बस इतना समझिए। अभी हम लोगों ने बात की कि कोई एरिया है, ठीक है, इसमें जीव जंतु रहते हैं। जिस यहाँ पे मान लो कोई यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे कोई, और यहाँ पे कुछ जीव जंतु भी है, ठीक है, जीव जंतु भी है, समथिंग मान लेते हैं, जीव जंतु भी हैं। तो इस जीव जंतु में जिस वातावरण में, जिस पर्यावरण में वो निवास करते हैं एक साथ में, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे मान लो कि एक तालाब है, ये मान लेते हैं कोई एक तालाब है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई एक तालाब ही है ये। क्या एक तालाब में एक ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं? नहीं, एक प्रकार के जीव नहीं पाए जाते हैं। उसमें मेढक भी पाया जाता है, मछली भी पाई जाती है, और मछलियाँ कई प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, उसमें छोटे छोटे वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। तो जिस एरिए में या जिस क्षेत्र में जब जीवों के साथ, जीव जंतु के साथ पर्यावरण का तालमेल या अंतर संबंध को स्थापित किया जाता है, तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका है दोस्तों। बस इतना समझिए कि जीवों प्लस पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र, उससे पहले एक पॉइंट और आता है निकल के, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? इसको इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। मतलब पारिस्थितिकी यानी जिस स्थान पर जीव जंतु निवास करते हैं उनको बोलते हैं पारिस्थितिकी, यानी जीव जंतु के निवास स्थान को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात की। वनस्पति जात और प्राणी जात मतलब क्या? वनस्पति जात मतलब विभिन्न वर्ग की वनस्पतियाँ, प्राणी मतलब विभिन्न वर्ग की जीव जंतु। लगभग 10%, पॉइंट में लिखा हुआ लगभग 10% भारत में वनस्पतियाँ और 20% स्तनधारी लुप्त होने का खतरा है, जो लुप्त होने के कगार पर हैं। तो पॉइंट में लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं, कुछ ऐसे वनस्पतियाँ हैं जिनको लुप्त होने का खतरा जो है, लुप्त होने का खतरा है। तो इसमें पॉइंट में ये कहा गया कि 10%, लगभग 10% जो है वनस्पति और 20% जो है स्तनधारी लुप्त होने का खतरा है, लुप्त होने का खतरा है। तो अब क्या है कि इस पॉइंट में ये कहा गया है कि कहने का तात्पर्य है कि कौन कौन सी जातियां हैं जो लुप्त होने के कगार पे या लुप्त हो चुकी हैं। जैसे में चीता है, जैसे में चीता है, गुलाबी सिर वाली बत्तख है, पहाड़ी कोयला है, जंगली चीतीदार उल्लू है, ठीक है, और इसके साथ साथ मधुका इंसिग्निस महुआ की जंगली किस्म है ये, और हुबारडिया हेप्टान्यूरन एक घास की प्रजाति है ये, ठीक है। तो इसको जो है ये कुछ प्रजाति वनस्पतियां हैं, कुछ प्राणी जात है जो कि लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणी जातियां हैं जिनके लुप्त होने खतरा है, लुप्त हो चुकी हैं, उनको विभिन्न प्रकार के वर्गों में बांटा गया है। उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी प्राणी जात हैं जो कि लुप्त होने के कगार पर हैं, लुप्त हो चुकी हैं। तो इनको बात करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है यहाँ पे समान जातियाँ। समान जातियाँ की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा कि समान जातियाँ मतलब समान जीवन जो जीते हैं। जैसे कि पशु है, साल है, चीड़ है आदि। साल वृक्ष का नाम है दोस्तों, चीड़ भी एक वृक्ष का नाम है। और विभिन्न कुछ पशु हैं जो कि समान जीवन उनका रहता है, जीते हैं फिर मर जाते हैं, समान जीवन उनका रहता है। तो अब इसके बाद तो ये पॉइंट समझ में आता है कि समान जीवन की क्या है। संकटग्रस्त जातियाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और पूछ सकता है कि एक ऑप्शन दे देगा
और पूछ लेगा इसमें से कौन सी संकटग्रस्त जातियाँ हैं। ठीक है, तो संकटग्रस्त जातियाँ मतलब कि जिनको लुप्त होने का खतरा है उनको संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं। जिनके ऊपर संकट मंडरा रहा है उनको संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं। जैसे कि काला हिरण है, मगरमच्छ है, गैंडा है, भारतीय जंगली गधा है, संगाई है। संगाई मतलब दोस्तों मणिपुर हिरण जो है, ये क्या मणिपुर हिरण है, उसको संगाई बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट देख सकते हैं आप। और जो है इस पॉइंट में इसको समझने के लिए या आप यहाँ पे कुछ उसके एग्जांपल जो हैं उसको समझ सकते हैं। एग्जांपल को आसानी से उसको एग्जांपल को आप एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सुवेद जातियाँ। सुवेद जातियों की अगर बात करें दोस्तों, सुवेद जातियों में सुवेद मतलब होता है कि वो जातियाँ जिनको ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इन्हीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ही नाजुक स्थिति में हैं सुवेद जातियाँ। ठीक है, ये वे जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है। जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल में, जैसे कि आपका है नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी की डॉल्फिन है। ठीक है, गंगा नदी की डॉल्फिन है। तो कुछ एग्जाम्पल इसके हैं जो आपके सुवेद जातियों के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियों में अगर बात करें तो इन जातियों में संख्या बहुत कम है और जो कुछ भी हैं वो असुरक्षित हैं। दुर्लभ जातियाँ मतलब कि कह सकते हैं कि जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो जातियाँ हैं वो भी असुरक्षित है, जो कुछ बची हुई हैं। यानी कह सकते हैं कि इन जातियों को हम संकटग्रस्त जाति भी कह सकते हैं। संकटग्रस्त जाति के अंदर ये जाति आ जाएगी। ठीक है, दुर्लभ जातियाँ क्योंकि दुर्लभ में हैं। स्थानीय जाति की बात करें तो प्राकृतिक और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हैं। जैसे कि किसी विशेष स्थान पर पाई जाती है, जैसे कि अंडमानी निकोबारी कबूतर है, अंडमानी जंगली सूअर है, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन आदि के जो है जातियां हैं जो कि प्रादेशिक या फिर कह सकते हैं स्थानिक हो सकते हैं, क्योंकि स्थानिक आधार पर ये बटे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ये आपका हो गया निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल प्रदेश की मिथुन। अब बात करते हैं हम लोग लुप्त जातियों की। लुप्त जातियों की अगर बात करें तो ये जातियाँ पृथ्वी से लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे कि एशियाई चीता है, गुलाबी सिर वाली बत्तख है। ठीक है, गुलाबी सिर वाली बत्तख है। तो इस तरह से जातियाँ हैं जो लुप्त हो चुकी हैं। और अगर बात करें तो भारत में, जैसे कि भारत में इन जातियों को 1952 में ही लुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको मैं इसको PDF आप लेवल करा दूँगा ताकि वहाँ से आप इसका नोट्स बना सकें। अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पर, और अब देखने की कोशिश करते हैं कि ये वाले पॉइंट में क्या कहा गया है। इस वाले पॉइंट में ये बस इतना कहा गया है कि उन वन्य जीवों को जो लुप्त हो चुकी हैं या फिर लुप्त हो रही हैं या फिर सुवेद हैं, मतलब कि नाजुक है, कमज़ोर हैं या असुरक्षित हैं, उनको संरक्षण किया जाए। तो वन्य जीव संरक्षण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर का सवाल पूछ सकता है वन्य जीव संरक्षण कब लागू हुआ था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। यहाँ पे एक पॉइंट सामने आएगा कि जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। अब बात करें हम लोग अगले पॉइंट पे, तो अगला पॉइंट ये है कि वन्य जीव संरक्षण, जैसे कि इसमें वन्य जीव संरक्षण में कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि बाघ है, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, कश्मीरी हिरन है, एशियाई शेर है, 3 प्रकार के मगरमच्छ है, जैसे कि स्वच्छ जल में एक रहता है, एक लवणीय जल में रहता है। लवणीय जल मतलब खारा जल में रहता है, खारा पानी में। एक घड़ियाल तो होता ही, आप जानते हैं सभी। तो यहाँ पे 3 प्रकार के मगरमच्छ होते हैं जिनको हमको संरक्षण करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा इनको संरक्षण करने की ज़रूरत है, उनको संरक्षण किया जा रहा है। इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बाघ परियोजना, बाघ संरक्षण परियोजना। इसकी शुरुआत जो है 1973 में हुई थी। इसकी शुरुआत जो है 1973 में हुई थी। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे निकल सामने आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये,
कि कौन से स्टेट में कौन से वन आपके वन्य जीव संरक्षण हैं, जैसे कि बाघ परियोजना संरक्षण, यहाँ पे सिर्फ बाघ परियोजना संरक्षण है और कौन कौन से स्टेट में है, मैं इसको बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि आपको याद हो सके ये। अगर पहली बात करें तो पहला पॉइंट है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपके 10 नंबर में जो मैप आता है भरने के लिए, उसमें 5 नंबर का भूगोल में मैप भरने के लिए आ सकता है। पूछ सकता है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, इसको याद करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक लर्निंग मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, लर्निंग मेथड लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कार्बेट होता है। ठीक है, कार्बेट एक चटाई होती है जिसपे जो है बिछाई जाती है ज़मीन पर, ताकि वो और अच्छी दिखे। कार्बेट मतलब कि आप किसी से कह रहे हो कि भाई कार्बेट जो है ना, उसको गाड़ी से उतार दो, कार्बेट जो है उसको उतार दो। ठीक है, तो कार्बेट जब उतारेंगे, कहाँ से उतारेंगे, गाड़ी से उतारेंगे, कार्बेट उतारेंगे तो इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि कार्बेट जो है बाग के नीचे हमको बिछाना है। ठीक है, आप बस पॉइंट को समझिए, बाग के नीचे हमको बिछाना है तो कार्बेट उतार दो। कार्बेट से कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उतार से उत्तराखंड हो जाएगा। और कहाँ किस लिए उतारना है, क्योंकि हमको बाग के लिए जो है बाग के नीचे बिछाना है, ताकि उनको संरक्षण करना है। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको बाग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बाग से उसको अटैच करना है, ताकि आपको आसानी से वो याद हो जाए। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है। इसको याद करने के लिए बस निमोनिक टेक्निक्स आप याद कर सकते हैं उसको तरीके से थोड़ा सा। अब बात करते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सभी ने सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना होगा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे जो है आपका सुंदरबन डेल्टा जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में है। इस तरह से उसको समझ सकते हैं सुंदरबन डेल्टा। अब बात करते हैं हम लोग, जो अगला पॉइंट है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। आप ऐसे कह रहे हो किसी को कि बाघ को याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। बाघ को क्या करना है, बाघ को मध्य में बांध दो। बाघ को कहाँ बांध दो, मध्य में बांध दो। ठीक है, बांध दो। तो बाघ को मध्य में बांधेंगे तो मध्य से मध्य प्रदेश आएगा। बांध दो मतलब बांधवा गढ़ हो जाएगा, और बाघ से आपको बाघ परियोजना, संरक्षण परियोजना आपको याद आएगा। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाघ को बांध दो। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट सरिस्का वन्यजीव विहार। सरिस्का वन्यजीव पशु विहार ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, इसको याद करने के लिए बस ऐसे समझिए कि राज है तो हम राजस्थान, तो वहाँ से राज लेते हैं। राज नाम का एक लड़का प्लस सरिस्का नाम की एक लड़की। ठीक है, सरिस्का नाम की लड़की, जो कि आज दोनों कहाँ जाएंगे, बाघ देखने जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे, बाघ को देखने जाएंगे। ठीक है, तो बाघ को देखने जाएंगे। कौन कौन जाएगा, राज और सरिस्का नाम की लड़की जो है ये दोनों कहाँ जाएंगे, बाघ जाएंगे, बाघ परियोजना देखने जाएंगे, बाघ को देखने जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तरीके से थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मानस बाघ रिजर्व, जो कि असम में है। मानस बाघ रिजर्व असम में है। तो आप ऐसे किसी को कह रहे हैं कि मन से, मानस को हम मन ले रहे हैं, मन से खा कसम, मन से खा कसम। ठीक है, कसम से असम याद आएगा भाई, मन से खा कसम। ठीक है, मन से खा कसम, तो अब मन से मानस हो जाएगा, कसम से असम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट आप इस तरह से याद कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। इसके बाद है पेरियार बांध रिजर्व, जो कि केरल में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, पेरियार लिखा हुआ है, पेरियार लिखा हुआ है। तो पेरियार मैंने यहाँ से रिया लिया है। यहाँ पे देखिए ये रिया ले लिया मैंने। रिया जो है क्या कर रही है, ऐसे कर सकते हो, कल रिया बाघ देखने जाएगी। क्या करेगी, कल रिया जो है, रिया बाघ देखने जाएगी। ठीक है, तो कल रिया बाघ देखने जाएगी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हो। आई होप आपको पसंद आएगा। अब हम लोग बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर क्यों वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता पड़ी।
तो पहला पॉइंट देखेंगे कि लुप्त होने से जीवों को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप कह सकते हो लुप्त होते वन्य जीव को बचाने के लिए वन संरक्षण की आवश्यकता पड़ी, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे। पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे मतलब कि मैंने आपको बताया कि वही पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे कि एक ही प्रकार के अगर जीव रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ पेड़ हैं और यहाँ पे मान लो सिर्फ शेर ही शेर दिखाई देंगे और यहाँ पे सिर्फ शेर ही शेर दिखाई देंगे, ठीक है, समथिंग इस तरह से अगर पूरा शेर ही शेर दिखाई देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये कोई एरिया है, यहाँ पे कुछ पेड़ हैं या पूरा जंगल ही जंगल दिखाई देगा या पूरा जंगल ही जंगल दिखाई देगा, कुछ रहेगा नहीं, तो क्या होगा, पर्यावरण बना रहेगा, नहीं बना रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, जैव विविधता होना चाहिए जिससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र मेंटेन बना रहे। सिंपल तरीका है पारिस्थितिकी तंत्र जब पढ़ेंगे तो बस इतना समझ लीजिए कि मैं सिंपल भाषा समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई घास है, ठीक है, कोई घास क्षेत्र या घास है, घास को कौन खाता है, ठीक है, मान लो घास को टिड्डा खा जाता है, घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है, तो टिड्डा को कौन खाता है, टिड्डा को मान लो मेढक खा जाता है, ठीक है, टिड्डा कौन खाता है, मेढक खाता है। अब मेढक को भी कोई खाता है, मेढक को सांप खा जाता है, मेढक को सांप खा जाता है। तो ये जो क्रम देख रहे हैं आप, इस तरह से जो क्रम चलता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक क्रम है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहता है, एक सर्कल की तरह चलता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक ही प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे तो तभी समस्या हो जाएगी, ठीक है। जैव विविधता बना रहे, जैसे मैं पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने, जैव विविधता बनी रहनी चाहिए, जैव विविधता बना रहे उसके लिए जो है पॉइंट जरूरी है, जिससे पर्यावरण भी बना रहे। अगला पॉइंट है कि वन्य जीव संरक्षण में कुछ आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें चिपको आंदोलन जो है वह 1970 में सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। तो पॉइंट एक सामने यहाँ पर निकल कर आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1970 में। किसने शुरू किया था, तो सुंदर लाल बहुगुणा ने शुरू किया था। क्या मकसद था इसका, मकसद ये था कि टिहरी गढ़वाल कुमाऊं जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, इस एरिया में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, इस एरिया में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। इनको रोकने के लिए वहाँ के लोगों ने पेड़ से चिपक जाते थे और कहते थे पहले हमको काटो, ठीक है, पहले हमको काटो फिर जो है पेड़ को। यानी ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, यहाँ पे आके मानव जो है वो चिपक जाते थे पेड़ से। तो पहले कहते थे पहले भाई हमको काटो, ठीक है, अगर पहले हमको काटो फिर पेड़ को काटना। तो इसको चिपको आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, आई होप आपको पसंद आएगा, ठीक है। अब मैं PDF आपको अवेलेबल करा दूँगा ताकि वहाँ से आप इसको नोट्स बना सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बस इतना कहेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।